तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। तो चलिए पढ़ते हैं। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, contempt of court 1971 was passed. We don't know कि कौन सी कमेटी है कौन सी नहीं है, और ये हम लोग अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसको होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empower the सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये हम लोग अपने बेसिक सोर्स में ही पढ़ते हुए, ठीक भी है। आर्टिकल 129 एंड 215 के अंडर 129 सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट, इनके पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरी ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है, सीओडी गया, यानी कि फर्स्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, इस तरह के जब वर्ड आते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन एंड ऑल दैट, तो ये जनरली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बट वैसे भी ये बेसिक फैक्ट है, ये मेंशन है एक्सप्लिसिटली आपके लक्ष्मीकांत में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो डिफाइन नहीं करता कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। ये डिफाइन कौन करता है? ये डिफाइन करता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ, इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड बनाने की। और ये बनाया भी हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट ठीक है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये बेसिकली आर्टिकल 215 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर देता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर देता है, ठीक है, कि वो पनिश कर सकता है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप लोगों ने बचपन में मूवी देखी होगी ना, सनी देओल की, है नी, तो वो मतलब कि कटघरे में खड़ा होता था और वो सारी चीजों को ऐसे तोड़ फोड़ देता था। वो एक तरह का, तो आप लोग बोल सकते हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। मतलब कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को बीच में कुछ ना कुछ रुकावट पैदा कर रहे हो, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तीन तरह का हो सकता है। एक तो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट और एक होता है सिविल कंटेम्प्ट। ये दो तरह का होता है, ठीक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या हो जाएगा? कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, आप उसको नहीं मान रहे हो, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहे हो, आप स्कैंडलाइज कर रहे हो कोर्ट को, ठीक है। और जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं ना अगर किसी पे, तो उसके चार्जेस लगाने से पहले, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा रहे हो, तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर आप लोग हाई कोर्ट में इसको इनिशिएट करे हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को, तो वहां पे एडवोकेट जनरल की आप लोग को परमिशन लेनी पड़ती है, या लोअर कोर्ट की, ओके। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, जब सुओ मोटो, सुओ मोटो क्या होता है? कोर्ट खुद से भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। उस सिनेरियो में किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिविल कंटेम्प्ट में आएगा ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग, जो आपने कोर्ट को दिया, आप उसको अगर ब्रीच करो तो सिर्फ किसी जजमेंट का फेयर क्रिटिसिज्म करना, जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, वो कंटेम्प्ट में अंडर नहीं आएगा। कोर्ट को क्रिटिसाइज करना वो कंटेम्प्ट में नहीं आएगा, अदरवाइज ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। ये पीएम दुआ केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और डिफेमेशन ऑफ जज, जज को डिफेम करना, अनलेस वो इंटरफेयर करा प्रोसीडिंग के साथ। और ट्रूथ कैन बी ए डिफेंस, ये आप मतलब कि उन्होंने 2006 के अमेंडमेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कि अगर कोई सच्चाई बता रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको आप कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपका आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 के अंडर है, उसमें कुछ कंटेम्प्ट की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ओके। चलो, with reference to the India, consider the following statement. Government law officer and legal firm are recognized as advocate. ये कह रहा है गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म्स को एडवोकेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर और जो पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, उनको एडवोकेट नहीं कंसिडर किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? जब भी यूपीएससी इस तरह की स्टेटमेंट देती है ना, बट नोट लगा के, तो जनरली वो गलत होती है, जनरली, क्योंकि वो जानबूझ के एक्सटेंड की हुई स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पेटेंट अटॉर्नी क्यों कौन होता है? पेटेंट अटॉर्नी एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, और जो पेटेंट डिस्प्यूट होते हैं ना, उसको डील करने के लिए वो बेसिकली क्वालिफाइड होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, बार काउंसिल हैज द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। ये काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, ठीक भी है। बार काउंसिल के पास पावर है ये, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सकता है लॉ कॉलेज के कंसिडर में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो कि एडवोकेट एक्ट 1961 बार काउंसिल को पावर देता है कि वो लीगल एजुकेशन को प्रमोट करे और वो स्टैंडर्ड्स को सेट करे इन कंसल्टेशन विद यूनिवर्सिटीज, ओके। चलो, नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज इट?
When a constitutional amendment bill is presented to President of India, it is obligatory for the President of India to give or his or her assent. ठीक है. A constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by special majority, and there is a no provision for the joint sitting. ये हम लोगों ने 2013 की जो पहला क्वेश्चन था ना वहीं पे बताया था कि ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती किस किस मनी बिल के सिनेरियो में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के सिनेरियो में. ठीक है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सी मेजोरिटी से पास होना चाहिए. ये बोल रहा है स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए. कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत. तो थर्ड स्टेटमेंट तो हो गई ठीक. ठीक है. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, ऐसी कोई परमिशन नहीं चाहिए होती. ठीक है. ऐसी कोई परमिशन नहीं चाहिए होती कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को वो करने से पहले. तो अगर आपको फर्स्ट भी मालूम है ना कि फर्स्ट गलत है, तो जैसे ही आप लोग फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे आप बी पे ही पहुंच जाओगे आंसर. ठीक है. और ये हम लोग बेसिक सोर्स में पढ़ते भी है. नेक्स्ट है कि व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेजेंट ऑब्वियस सी बात है इट इज ऑब्लिगेटरी. आफ्टर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास आया है तो उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी. उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी. इट इज मस्ट. ओके. तो ये आप लोगों को याद रखना है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट बिल को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. बिल्कुल. हाई कोर्ट में बिल्कुल. क्या इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल. लोकसभा में भी. लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर में नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता. ये आप लोग याद रखना. ठीक है. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता. ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड. पहली स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है मिनिस्टर को 4 रैंक में. पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि 4 रैंक है, 5 रैंक है, 3 रैंक है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. ये हम लोग नॉलेज के बेस पे कर सकते हैं. सेकंड, तो टोटल नंबर जो मिनिस्टर्स है ना यूनियन गवर्नमेंट पे प्राइम मिनिस्टर को मिला के वो 15% से एक्सीड नहीं होने चाहिए लोकसभा में. ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट का एरा था. तो उसमें मिलीजुली सरकार में ना ये होता है कि हर कोई ना ये चाहता है कि वो मिनिस्टर बन जाए, है नहीं. तो उस टाइम पे ना अननेसेसरी पोस्ट क्रिएट ना हो, और होती भी थी, मतलब कि सबको ही मिनिस्टर बना दिया जाता था. तो इसलिए ये कैप रखी गई थी. तो आपको याद रखना 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर एक कैप रखी गई है जो कि आपकी इक्वली वैलिड है. किस पे? ये स्टेट लेजिस्लेचर पे भी वैलिड है. लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सीएम को मिला के इंक्लूडिंग शैल नॉट बी लेस देन 12. और इसमें दिल्ली एक्सेप्शन है. दिल्ली में कितने हैं? दिल्ली में है 10. ठीक है. तो मिनिमम 12 होने चाहिए. तो ये आप लोगों को याद रखना है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में. तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है. आंसर हो जाएगा इसका बी. ठीक है. ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ. और जो ये 91st वाली लिमिट है ये इक्वली वैलिड है. कहाँ पे? सेंटर पे भी स्टेट पे भी. तो ये 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट जो है एडवाइस को सेंड बैक कर सकते हैं. एक बार 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को. काफी बार इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये लिमिट डाली थी. ठीक है. अब एक चीज याद रखना. क्या याद रखना है? लोकसभा के केस में ना कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है. जो ये मिनिमम लिमिट है ना ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में है. जो ये 12 मिनिमम डाली है ना ये एसएलए के केस में डाली है ये वाली. ये आप लोग को याद रखना है. लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ी सी निटी-ग्रिटी है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं. और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है शुड बी, ये स्टेट का बता चुका हूं मैं. एमपी एमएलए एमएलसी डिस्क्वालीफाई फॉर डिफेक्शन इज आल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर. ठीक है. ओके. अब एक चीज एक बात कहो. ये स्टेटमेंट ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिमिट बताता है. ये नहीं बताता कि कितना होगा कितना. इसने ये थोड़ी बताया कि 40 मिनिस्टर हो गए, 50 मिनिस्टर हो गए. इसने तो लिमिट बता दी, इससे ज्यादा नहीं होगा. अब 15% से ज्यादा नहीं होगा तो वो भाई उससे 10% भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो कोई स्पेसिफाई नहीं करता. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जहां पे भी ये लिखा होगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन नीड सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसका मतलब ये है बेसिकली कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन. ओके. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू करते हैं इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ये आप लोग को याद रखना है. प्रेसिडेंट अगर बिना एड एंड एडवाइस के काम करा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तो बेसिकली आर्टिकल 74 को वायलेट करे है. आप मुझे एक बात बताइए कैबिनेट वर्ड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? बिल्कुल मेंशन्ड है. आर्टिकल 352 में. ये आप लोग को याद रखना है. ठीक है. चलो. ये है कि एक्सक्लूसिव पावर क्या है लोकसभा की, वे हम काफी बार कर चुके हैं. टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, क्या ये एक्सक्लूसिव पावर है? टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल ठीक है. टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या ये एक्सक्लूसिव पावर है? गलत. तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा बी ओनली. आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉ स्पेसिफाई दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ये कह रहा है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता, बट हम लोगों ने पढ़ा ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 months, 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ना कैन नॉट का कैन आएगा, तब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहले हो गई गलत। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। बिल्कुल ठीक है, हम लोग पढ़ते भी है, ये क्रिटिसिज्म है नहीं कि एंटी डिफेक्शन का ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने टाइम के अंदर डिफेक्शन के केस को हैंडल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी एक लिमिट दी है, 3 month के अंदर डिस्पोज हो जाना चाहिए केस, लेकिन इसको जनरली फॉलो नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जाता जनरली। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अटॉर्नी जनरल हम लोग काफी डिटेल में कर चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि बाकी तो कोई ऑफिसर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ही है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट में। पहली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, जैसे ही आप लोग पहली गलत करोगे तो वन भी गया सी भी गया। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो मैं ये नहीं कह रहा आप खुद से पढ़ो, ये हम लोगों ने कर चुके हैं ऑलरेडी 2013 वाली वीडियो में। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट हिम रिजाइन। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब भी गवर्नमेंट बदलती है ना, जो अटॉर्नी जनरल है ना वो जनरली बदल जाते हैं, वो अपना गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर होता है। ठीक है, उनको किसको अटॉर्नी जनरल बनाना है, अटॉर्नी जनरल कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट का वकील होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो केसेस होते हैं ना उनके बिहाफ पे कौन प्रेजेंट होता है कोर्ट में, गवर्नमेंट की साइड, तो अटॉर्नी जनरल होता है नहीं। तो ये आपका डी हो जाएगा। ये कन्वेंशन है, मतलब जनरली अब, और ये कन्वेंशन भी नहीं है, ये कभी मतलब हो सकता है कभी हो जाए, हो सकता है कभी ना हो ऐसा। ठीक है, पर मैक्सिमम केसेस में होता ही है, जब भी गवर्नमेंट बदलती है अटॉर्नी जनरल भी बदल जाते हैं। ठीक है, नाउ ये है मैंडामस का क्वेश्चन है कि विच विद रेफरेंस टू द रिट्स इश्यूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब इसमें मैंडामस, पहले मैं आप लोगों को सारी रिट बता देता हूँ। ठीक है, रिट होती क्या है? रिट बेसिकली कुछ नहीं होता, रिट एक तरह से ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट देती है। किस चीज के लिए देती है कोर्ट? ताकि आपके राइट्स को इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है, आपके राइट को इन्फोर्स किया जा सके। लेट्स से आपका कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, ठीक है, आपका कोई वैसे नॉर्मल राइट ब्रीच हो रहा है, फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हो, कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, ठीक है, और आपको मतलब किसी को इलीगली डिटेन कर लिया, तो उस सिनेरियो में तो कोर्ट में जब आप लोग जाते हो तो कोर्ट अलग अलग तरह की रिट इश्यू करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्पज के लिए कोर्ट में गए हो। ठीक है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट हो ना तभी रिट इश्यू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना, वो लीगल मैटर्स, जो अदर लीगल राइट्स होते हैं उनके केस में भी रिट को इश्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की पावर है ना थ्रू आउट इंडिया है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, ठीक है, जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया, उसका बिहार की जुरिडिक्शन होगी, ऐसे अलग अलग हाई कोर्ट की उनकी एक जुरिडिक्शन है, डिफाइंड है, वहीं तक ये रिट इश्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पटना हाई कोर्ट का जो मतलब कि जज है वो रिट इश्यू करेगा मैंडामस की कहाँ पे, महाराष्ट्र के किसी पब्लिक ऑफिशियल को, कि आप अपना काम कीजिए ढंग से क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं हो सकता, उनकी एक जुरिडिक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ऐसा क्योंकि इसकी रिट की पावर थ्रू आउट इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट कांट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32, बट हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता भाई, पर हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ओके। एज आप लोगों को मालूम होगा आर्टिकल 226 इज नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट, बट ये किस चीज के लिए है? ये ऑर्डिनरी राइट के लिए भी है। ठीक है, चलो इश्यू रिट इश्यू कौन कौन कर सकता है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी। क्या कोई और कोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, अगर पार्लियामेंट उसको इंपावर करे तो दूसरे कोर्ट भी कर सकते हैं। अब मैंडामस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर हम लोग सारी रिट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस का मतलब है आपको किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया, आपको किसी ने इलीगली डिटेन कर लिया, और इलीगली डिटेन करने के बाद 24 घंटे पास हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ठीक है, चाहे मतलब कि ये तब कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट हिबस कॉर्पस की रिट इश्यू करेगा, किसको? एग्जीक्यूटिव को, यानी कि पुलिस को बोलेगा कि आप बॉडी को प्रोड्यूस कीजिए, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, ये इश्यू की जाती है डिटेनिंग अथॉरिटी को, पुलिस हो गया। अगर किसी इंडिविजुअल ने आपको डिटेन किया है तो भी ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी की जा सकती है, कोई प्राइवेट मेंबर भी हो तो। इसका मेन पर्पज होता है प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन इन कोर्ट। मैंडामस क्या होता है? लेट्स से आप किसी ऑफिस में गए और जो ऑफिस है ना गवर्नमेंट ऑफिस है, वो जहाँ पे जो बंदा वो काम नहीं कर रहा अपना,
आपको लाइसेंस बनवाना, सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ भी ऐसे काम करवाना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है हाई कोर्ट वी कमांडमेंडमस की, कि हम कमांड करते हैं कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए जो आपने अब तक परफॉर्म नहीं की है, ठीक है। यानी कि ये हायर कोर्ट इश्यू करता है पब्लिक ऑफिशियल्स को, लोअर कोर्ट को और गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रोहिबिशन और सर्स्योनरी, ये दो चीज ध्यान से समझना, ठीक है। इमेजिन ए सिनेरियो, एक 16 साल का बच्चा, उसने कोई क्राइम कर दिया। अब आप उसको कोर्ट में लेके गए, कौन से कोर्ट में लेके गए सर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके गए। लेकिन रुकिए, क्या रुकिए सर? 16 साल का बच्चा है तो जुवेनाइल में जाना चाहिए था, ठीक है, ये तो जुवेनाइल जस्टिस में जाना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे होना चाहिए था इसका फैसला। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है, रोकते हैं कि आपको ये केस लेने से रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जुरिडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये केस आपका है ही नहीं। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो ये केस आपका है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं फॉरबिड करना। और ये इश्यू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट में। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। ये सुप्रीम कोर्ट इशू मतलब कि हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, ये आपकी जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे जो हायर कोर्ट होता है वो केस को या तो खुद के पास ट्रांसफर कर लेता है, या फिर जो एक एक्चुअल अथॉरिटी होती है ना उसको ट्रांसफर कर देता है। सर्स्यूलरी क्या होता है? सर्स्यूलरी में इमेजिन सिनेरियो ऐसा ही कोई केस था, और सुप्रीम मतलब कि जो कोर्ट है ना, हायर कोर्ट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना वो फैसला भी सुना दिया जुवेनाइल को। बाद में पता लगा फैसला सुनाने के बाद ये तो 16 साल का बच्चा था, यानी कि इसका कॉस्ट आप मतलब कि ले ही नहीं सकते थे। तो उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मतलब हायर कोर्ट क्या करेगा, वो ऑर्डर को क्वैश कर देगा। ऑर्डर को मतलब कि ये जो ऑर्डर दिया ना, जो भी सजा दी होगी उसको क्वैश कर देगा, और केस को ट्रांसफर कर देगा हायर कोर्ट को या फिर जो एक्चुअल अथॉरिटी है उसको। तो सर्स्योनरी का मतलब आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म। ये भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इश्यू किया जाता है। किस किस को इश्यू किया जाता है? जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, इन सबको। और ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। क्यूरेटिव क्यों है? क्योंकि होने के बाद भी आपके ऑर्डर को क्वैश कर दे तो क्यूरेटिव। और ये जो है ना प्रोहिबिशन, ये प्रिवेंटिव है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली केस सुनाई नहीं गया, उससे पहले ही रोक दिया गया। क्यों? कोवेरेंटो क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन, ठीक है। आप किस मतलब कि लेट से कोई बंदा है वो फेक वेक सर्टिफिकेट दिखा के एक ऑफिस मतलब कि एक पब्लिक ऑफिस है वहां पे अच्छे से मजे ले रहा है, ठीक है। बाद में लोगों को पता लगा कि ये तो फेक सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट। कोई भी एग्रीड पर्सन, मतलब जरूरी नहीं है कि जो कि मतलब कि जिसको नुकसान हुआ है वही, कोई भी एनीवन, कोई भी बंदा जाके कोर्ट में केस कर सकता है। एंड कोर्ट किस कौन सी रिट इशू करेगा? प्योर वारंट होगी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन। और आपका जो लीगलिटी ऑफ क्लेम है पब्लिक ऑफिस पे, उसकी इंक्वायरी की जाएगी, ठीक है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं मैंडामस से रिलेटेड। अभी हम लोगों ने सारी की सारी रिट्स को पढ़ लिया है, और एक बार ना थोड़ा मैंडामस को डिटेल में देख लेते हैं। मैंडामस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका मतलब होता है वी कमांड, यानी कि कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स को कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से कीजिए और उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये किस किस के खिलाफ इशू किया जा सकता है? पब्लिक ऑफिशियल बॉडीज, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, और कुछ केसेस में गवर्नमेंट के खिलाफ भी। लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं किया जा सकता, ना ही कंपनी को, जब तक उनके पास कोई पब्लिक ड्यूटी ना हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट जो डेलीगेट कर देती है फंक्शंस को प्राइवेट बॉडीज को, ठीक है, जो कि पब्लिक फंक्शन से होते हैं। दूसरा क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए नहीं। किसी किसी का कोई डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसको रिट इशू करेगी कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? कि अपनी मन मर्जी से ही। नॉट यूज फॉर इन्फोर्सिंग कॉन्टैक्ट, और ना ही इसको प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस के खिलाफ इशू किया जा सकता है। नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है भाई। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जब तक पब्लिक ड्यूटी नहीं होगी, उसको मैंडामस की रिट इशू नहीं की जा सकती। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट में बी ए गवर्नमेंट कंपनी। ये कह रहा मैंडामस नहीं लाई करेगा चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो। ये स्टेटमेंट गलत है। Any public minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto। क्यो वारंटो का मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन, बेसिकली लीगैलिटी ऑफ क्लेम है नी। और कोई भी बंदा जा सकता है, बिल्कुल एनीवन, एनीवन, नॉट नेसेसरली एग्रीड पर्सन। तो ये भी, ये स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, एज पर नॉलेज और एज पर वेरियस सोर्सेज। यूपीएससी ने आंसर दिया है डी। एज पर यूपीएससी मैंडामस गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ नहीं लाई किया जा सकता एज पर यूपीएससी। बट हर जगह मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया, सब जगह आंसर सी ही है। ओके, नाउ इट्स अप टू यू। विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा,
डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है वो स्पीकर फिक्स कर सकता है। ठीक है भाई, हम लोग पढ़ते भी है जनरल सोर्सेज में। देर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन, ये कह रहा मैंडेटरी प्रोविजन है भाई साहब, कि इलेक्शन जो है ना कैंडिडेट एज ए डिप्टी मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, ये ओपोजिशन पार्टी से होना चाहिए या फिर रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है, the deputy minister has the same power as of speaker when presiding over the sitting of house and no appeal against lies his ruling। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते भी है, हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ा था ना, कि जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें जो भी बात होती है उसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। तो 1 and 3 ठीक है। नेक्स्ट, well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy minister is that the motion is moved by speaker duly। ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। ये काफी इजी क्वेश्चन था, नॉलेज के बेसिस पे सोल्व किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है वो स्पीकर फिक्स करता है। जनरली पोस्ट ओपोजिशन पार्टी को जाते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज। और जिस भी पार्लियामेंट्री कमिटी का डिप्टी स्पीकर मेंबर बनता है वो उसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी बन जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। चलो, फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड है, वी हैव ऑलरेडी डन इट। फिफ्थ शेड्यूल काफी डिटेल में कौन कौन से एरिया है जहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एप्लीकेबल होता है, आंध्र, छत्तीस, गुजरात, ऐसे करते हैं। पहले था हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे था राजस्थान, राजस्थान के नीचे था गुजरात, गुजरात के साइड में था मध्य प्रदेश, इसके नीचे था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के इस साइड था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर था तेलंगाना। अब तेलंगाना के ऊपर 3 स्टेट थे, कौन कौन से थे भाई साहब? छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था सर, और एक वो था छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, जैसे हाँ झारखंड था ये। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्राइटेरिया क्या है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का? प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन होने चाहिए, रीजनेबल साइज एरिया होना चाहिए, अंडर डेवलप्ड रीजन होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होनी चाहिए रेसिडेंट के बीच में। ठीक है, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो रेगुलेशंस वगैरह बना सकता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ कंसल्ट करके। ये हम लोग वैसे भी डिटेल में कर चुके हैं, क्या क्या पावर गवर्नर की है। पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशन बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है, और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है लैंड ट्रांसफर को ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लोगों की जमीन को कोई नॉन ट्राइबल बंदा ले ले, है नहीं। और क्या है, ये लैंड अलॉटमेंट को भी बेसिकली रेगुलेट करता है ट्राइबल कम्युनिटीज में। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फिफ्थ शेड्यूल में कौन सा बेस्ट, इफ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर फिफ्थ शेड्यूल which one of the following statement best reflect the consequence? State having such area would be declared special category, convert into union territory, would create a local governing body, prevent the transfer of land of tribal to non tribal। बिल्कुल ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 2022 का डिस्कशन ओवर, नाउ वी विल स्टार्ट विद 2023। तो गाइस ये एक क्वेश्चन था कि इंडियन जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। एक्चुअली इसमें गलती से आंसर जो है ना सी मार्क हो गया, इसका आंसर जो है ना एज पर यूपीएससी वो बी है, नोट सी। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है ना प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन भी है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ठीक है, तो आंसर इसका बी है, ना कि सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का 2023 का डिस्कशन। 2013 फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिंपल सा मतलब क्या बोलता है आप लोग को, एक तो होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है ना, पहले आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ समझिए, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में ये बोलता है कि जो कानून में लिखा हुआ ना, जो लॉ में लिखा हुआ है उसी को मानेंगे, चाहे वो फिर कैसा भी लिखा हो। मतलब कि वो हो सकता है बेकार हो सोसाइटी के लिए, कैसा भी हो, अगर वो, लेकिन वो अगर लॉ में है ना तो इसी को फॉलो किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब वो प्रोसीजर कैसा भी हो सकता है, बेकार हो, घटिया हो, डजेंट मैटर। कोर्ट उसकी लीगलिटी में जाएगी नहीं, मतलब कि इस चीज में जाएगी नहीं कि ये अच्छा है सोसाइटी के लिए, बुरा है एंड ऑल दैट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है ना, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ बना दिया तो फॉलो ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका एक ह्यूमन ग्राउंड देखा जाता है, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड देखा जाता है। ठीक है, कि लॉ से बियॉन्ड जाके देखी जाती है चीजें, कि क्या ये सोसाइटी के लिए ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आई होप आप लोगों को एक बेसिक सा डिफरेंस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से क्या मतलब है।
आप लोग कंफ्यूज हो गए इसमें ए और सी में, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि मतलब कि ये कानून के द्वारा मतलब कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके बनाया गया है नहीं बनाया गया है, यहाँ पे इसका इफेक्ट भी देखा जाएगा, इसका इम्पैक्ट भी देखा जाएगा, सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट होगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे थोड़ी सी फेयर एप्लीकेशन की बात होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये ज्यादा ब्रॉडर कोनोटेशन है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तीन प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल बोलता है कि नो वन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड, ठीक है, यानी कि आप किसी को भी ऐसे सजा नहीं दे सकते बिना उसकी साइड को सुने। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है कि नो बडी शुड बी द जज ऑफ हिज और हर ओन केस, मतलब कि कोई भी अपने ही केस का जज नहीं बन सकता। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है और मैं ही उसमें जज बन जाऊं, ये मैं ही डिसाइड करूं कि मैंने गलत किया या नहीं किया, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक तरह से उल्लंघन है। और एक होता है इसमें बायसनेस का, ठीक है, कि बायस नहीं होना चाहिए पर्सन को, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एसेंस जो है वो ए से निकलता है ना कि सी से, ठीक है, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज ए ब्रॉडर कोनोटेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिजन से रिलेटेड। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2021 में, मैंने आप लोगों को दिखाया था। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स रेगुलेशन। बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको देखा भी था लास्ट क्लास में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसने ये पूछा क्यों गया था, पहले वो पूछो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने मॉडल प्रिजन एक्ट निकाला था 2023 का, ठीक है, ताकि प्रिजन्स को मॉडर्नाइज किया जा सके। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो पुलिस है ना, प्रिजन है, पुलिस है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो सेंटर जो है ना वो मॉडल निकाल सकते हैं कि आप इस मॉडल को फॉलो कीजिए। सभी स्टेट्स को ऐसे वो दी जाती है इंस्ट्रक्शन, वो मर्जी होती है वो फॉलो करे ना करे, इस तरह की चीजें, पर काइंड ऑफ एक मॉडल बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। तो प्रिजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा है इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट, तो इसमें बिकॉज लगा दो, ठीक है। ये बोल दिया हम कि इंडिया में जो प्रिजन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, क्योंकि प्रिजन जो है ना गवर्न किए जाते हैं प्रिजन एक्ट 1894 के अंडर। और यहाँ पे ना जो प्रिजन है ना उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रखा गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसके सिंक में जा रही है स्टेटमेंट, राइट। तो आंसर हो जाएगा ए। और ये ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं लास्ट ईयर के डिस्कशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कितनी बार बताऊं मैं, क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो रहा है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली फिलोसफी है, ठीक है, कि लिमिटेड गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, ये वही पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। देखो एनसीबीसी आप लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, नेशनल राइट कमीशन नहीं है, नेशनल कंज्यूमर नहीं है। तो आंसर सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पढ़ लेते हैं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एनसीबीसी को 1993 में बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। लेकिन बाद में 102 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। नेशनल एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसको 1993 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो ऑब्वियसली बात है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन क्या है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये रिपोर्ट देती है ना, नेशनल लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, ऑल दैट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, in the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all act done by him or her in performance of duty of President before the date of decision become valid। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग अपने बेसिक सोर्सेज में ही पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्शन के प्रेसिडेंट को वोइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके द्वारा जितने भी काम किए गए हैं उसको नल एंड वोइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाएगी हम लोग की गलत, ये हम लोग पढ़ते भी है। दूसरा, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत से आप लोग देखने को मिल सकती है, बिल्कुल इजी है ये स्टेटमेंट, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही नहीं हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, when a bill is presented to president of India, the constitution prescribe time limit within which he or she has to declare। नहीं, इसीलिए हमारे यहाँ पे बोला जाता ना कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है ना, दैट इज बिगर देन यूएसए प्रेसिडेंट। क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास ना कुछ आई थिंक 10 दिन के अंदर उसको वापस करना होता है। आई एम नॉट श्योर 10 या 14 डेज, एक बार देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना। पर इंडिया के केस में ऐसा कोई भी वो नहीं दी गई रेस्ट्रिक्शन कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बिल को मतलब कि
एसेंट देनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई भी वो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 71 इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, कहाँ पे सुना जाएगा बेसिकली इलेक्शन डिस्प्यूट प्रेसिडेंट का, ये सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये इंक्वायरी करे और फाइनल जजमेंट को डिलीवर करे। प्लस में ये है कि कोर्ट अगर इनवैलिडेट कर भी देता है इलेक्शन को, तो जो उसके प्रेसिडेंट के पास्ट एक्शन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि लेट से आज ना प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, ठीक है, 4-5 महीने इसने बढ़िया से काम धाम किया और 4 महीने में कुछ डिसीजन लिए। अब पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया बिकॉज ऑफ सम मतलब कि कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जो ये काम किए गए ना इससे पहले, इसको ऐसा नहीं है कि इसको मतलब कि इनवैलिडेट करार दे दिया जाएगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। ये कंटिन्यू ही रहेगा। अब दूसरा, शुरू से प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गया फिर वो कंटिन्यू करेगा। नाउ पार्लियामेंट कानून बना सकती है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन को रेगुलेट करे, बिल्कुल ठीक है। ओनली कैंडिडेट कैन चैलेंज इलेक्शन नॉट पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशन, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जाके चैलेंज कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, ठीक है। जो कैंडिडेट है ना सिर्फ वही चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज कैन ओकर ओनली आफ्टर द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, बीच में नहीं होगा। और जो अगर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व भी है तो भी वो प्रेसिडेंट इलेक्शन उससे प्रिवेंट नहीं होगा। ये प्रेसिडेंट की वीटो पावर है कि पार्लियामेंट्री बिल जितने भी होते हैं ना, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के वो लॉ नहीं बनते। अब प्रेसिडेंट के पास ना 3 ऑप्शन होता है जब उनके पास बिल आता है, या तो वो एसेंट दे दे, या वो विद होल्ड कर ले, या वो रिटर्न कर दे, ठीक है। अगर पार्लियामेंट लेट से इन्होंने रिटर्न कर दिया और पार्लियामेंट ने फिर से पास कर दिया बिल को, ठीक है, अमेंडमेंट करके या बिना अमेंडमेंट के, तब प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा कोई टाइम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता प्रेसिडेंट डिसीजन के लिए कि कितने टाइम के अंदर उनको एसेंट देनी है, कितने के अंदर नहीं देनी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू फाइनेंस एंड मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, पहले पढ़ लेते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। मनी बिल आर्टिकल 110 से रिलेटेड बात करते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जो मनी बिल है ना ये सिर्फ आर्टिकल 10 से 110 से रिलेटेड ही बात करता है, और 109 और 110 आर्टिकल दोनों के दोनों मनी बिल से रिलेटेड है, ये याद रखना। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, राज्यसभा के पास ये फिर 14 डेज तक रहता है। अब राज्यसभा चाहे तो इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। प्रेसिडेंट या तो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है मनी बिल को, लेकिन वो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकता। और एज सच अगर मतलब कि कोई भी ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है, ऑब्वियसली बात है क्यों नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग मतलब कि डेडलॉक होने का कोई इश्यू ही नहीं है। नाउ फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल जो 1 है वो आपका आर्टिकल 117 सब क्लोज 1 से रिलेटेड डील करता है, और ये करता है सब क्लोज 3 से रिलेटेड डील। फाइनेंशियल बिल 1 में क्या होता है कि इट कंटेन्स not only any or all the matter mentioned in article 1110 but also other matter of a general legislation। अगर मनी बिल के साथ अगर और भी मैटर इंक्लूडेड है जनरल लेजिस्लेशन के, तो वो आ जाएगा आपका फाइनेंशियल बिल 1 में, ठीक है। और यहाँ पे ना सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती स्पीकर की। जनरली क्या होता है कि कोई मनी बिल है, जब उस मनी बिल को क्योंकि मनी बिल तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, जब इसको राज्यसभा में भेजा जाता है ना, तो राज्यसभा में भेजने से पहले स्पीकर जो है ना इसमें एक वो अटैच करता है। क्या अटैच करता है सर? ये अटैच करता है एक सर्टिफिकेट और बताता है कि ये मनी बिल है, ताकि राज्यसभा को पता लग सके उनके पास लिमिटेड पावर है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल बिल के कॉन्टेक्स्ट में एज सच कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। और फाइनेंशियल बिल 1 को भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नीडेड है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, इसको अमेंड और रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। और प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट फॉर कंसिडरेशन। और प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ 2 हाउसेज। मतलब यहाँ पे ना आपकी जो फाइनेंशियल बिल है इसमें ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। फाइनेंशियल बिल 2 में क्या है, इसमें बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, ठीक है। और इसमें ना मतलब आर्टिकल 1110 के कोई प्रोविजन नहीं होता, इसमें एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, तो इसको बोलते हैं मतलब पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कोई ऐसा बिल आया तो उस सिनेरियो में ये फाइनेंशियल बिल सेकंड में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी जरूरी नहीं है, इसको अमेंड या रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। प्रेसिडेंट इसको रिटर्न भी कर सकता है, और प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सीटिंग भी बुला सकता है। नाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। देखो भाई, अब ये बोल रहा है कि जब किया जाता है तो अमेंड या वो किया जा सकता है फाइनेंशियल बिल को, बिल्कुल किया जा सकता है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखो ये रहा
कि इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा एंड मतलब बाय द राज्यसभा, ये मेंशन है ना अभी एक्सप्लिसिटली यहीं पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि नन तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, बिल्कुल ठीक है। ना तो अमेंड कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन बना सकते हैं। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज ए नो सिटिंग, नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, देयर इज ए नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, बिल्कुल ठीक है। मनी बिल के केस में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, बट ए ज्वाइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी। ये जो वर्ड है ना गाइस, देखो इस वर्ड को देखो ध्यान से देखो, ये जो वर्ड है ना नेसेसरी, ये वर्ड यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। ये नेसेसरी वर्ड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये नेसेसरी वर्ड ना इसको एक्सट्रीम बना दे रहा है, ठीक है, कि जरूरी ही है। इस तरह के ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं पहले भी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने ये उसको मार्क गलत मार्क किया, ठीक है। वैसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, मतलब कि इसका आंसर वैसे तो सी होना चाहिए था, बट आई थिंक नेसेसरी वर्ड की वजह से यूपीएससी ने इसका आंसर बी मार्क किया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एरिया से रिलेटेड। आर्टिकल 342 में मेंशन्ड है, इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में गवर्नर के साथ कंसल्ट करके पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं ट्राइबल या ट्राइब्स कम्युनिटीज को, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है ना लॉ बना के किसी भी मतलब कि जो ये क्लोज वन वाली लिस्ट है ना, इसमें से किसी को भी इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं शेड्यूल ट्राइब वाली लिस्ट में से, इन्होंने ये बोला हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ते हैं। आर्टिकल 341 सब क्लोज ये बोलता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्ट करके आइडेंटिफाई करेगा और स्पेसिफाई करेगा ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज को, ठीक है। और उनको शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। मतलब कि हो सकता है कोई शेड्यूल ट्राइब एक, मतलब कि हरियाणा लेट्स से मध्य प्रदेश में कोई शेड्यूल ट्राइब है, सेम ट्राइब हो सकता है कि दूसरी जगह पे शेड्यूल ट्राइब ना हो, ठीक है। दिस माइट ऑल्सो हैपन। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में क्या है कि शेड्यूल एरिया में जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी हो सकते हैं, वो की वेरी कर सकते हैं साइट में। वो मतलब कि हो सकता है पूरा पूरा एरिया डिस्ट्रिक्ट को ही शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट कर दिया हो, या कोई डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो पर्टिकुलर कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब ज्यादा रहते हैं, कोई ब्लॉक हो, और इवन एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस ऑल्सो, ठीक है, एज पर फिफ्थ शेड्यूल। नाउ डिमार्केशन क्राइटेरिया क्या है? डिमार्केशन क्राइटेरिया काफी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कि पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा, पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा, स्पेसिफिक ब्लॉक होगा, वो डिपेंड करेगा ट्राइबल की पॉपुलेशन पे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेटस पे और अदर रेलिवेंट कंसिडरेशन पे, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गवर्नर ऑफ स्टेट एंड शेड्यूल एरियाज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। मतलब जो गवर्नर है ना, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा कि कैसे क्या मतलब की चीजें चल रही है वहां पे एंड ऑल दैट, ठीक है। और ये जो रिपोर्टिंग है ये फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इस स्टिपुलेटेड इन फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डायरेक्टेड टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ओके। तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। विद इन ए स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोवेस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक, बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोगों ने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी। चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, गलत, क्यों? गवर्नर करेगा सबमिट, ना कि चीफ ये चीफ मिनिस्टर, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े चलो। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड इन सब जजमेंट दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 में ना काफी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने ये बोला है कि इसका मतलब है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि एक तो होता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर एजुकेशन में। एक होता है कि लेट से डिपार्टमेंट के अंदर भी हम प्रमोशन दे रहे हैं। किस चीज में प्रमोशन दे रहे हैं? जब बात आती है लेट से प्रमोशन होने की बात आती है, तो वहां पे भी प्रमोशन दी जा रही है, ठीक है। रिजर्वेशन किस चीज में? प्रमोशन में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। लेकिन फिर कोर्ट ने ये बोला कि जब भी हम लोग रिजर्वेशन मतलब कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे रहे हैं कि पहले SC ST का प्रमोशन हुआ एंड ऑल दैट, हम वहां पे भी अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, तो उस सिनेरियो में आर्टिकल 335 को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। क्यों? मतलब कि प्रमोशन देने के चक्कर में ऐसा ना हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कम कर दो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कम कर दो। लेकिन ना ये नहीं बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का एग्जैक्टली मतलब क्या है आर्टिकल 335 में। तो यही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, और ये हम लोग पढ़ते भी है डे मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है ये चीजें, तो मैं नहीं बोलूंगा ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दैट वाज इट डूएबल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर्टिकल 335 डिफाइन करता है टर्म को, गलत है, ये डिफाइन नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा सी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो
Okay, so next question है, according to the Constitution of India, central government has duty to protect state from internal disturbance. Basic source में पढ़ते हैं आर्टिकल 355 की सेंटर की ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना इंटरनल डिस्टर्बेंस से, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट करता है स्टेट को लीगल काउंसिल प्रोवाइड करने के लिए, किसको, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हेल्ड किया गया है, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि एग्जाम मतलब कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर है उसको लॉयर नहीं दिया जाएगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एज पर आर्टिकल 21 सब क्लोज 1 एंड आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 के अंडर लॉयर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इंडिविजुअल जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हेल्ड किया गया है मस्ट बी गिवन राइट टू लीगल काउंसिल। ये मैंने कहाँ से लिया है, लीगल सर्विस इंडिया.com पे ये स्टेटमेंट ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। एक्चुअली इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, बट यूपीएससी ने इसका आंसर बी दिया है। ओके, आई डोंट नो यूपीएससी ने आई थिंक कौन सी स्टेटमेंट को गलत माना, कौन सी को सही माना। ओके, ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 से रिलेटेड। ये स्ट्रेंथन करता है एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को, डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट और टेररिस्ट को। ये कुछ स्पेशल पावर ग्रांट करता है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को। अनलाइक टाडा, कोटा जो है ना डिड नॉट अलाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। और जो कन्फेशन है ना जो पुलिस को दिए जाते हैं वो एज ए एडमिशेबल है, एज ए एविडेंस, मतलब ऐसा नहीं है। जनरल लॉ में क्या होता है, पुलिस के सामने आपने कुछ कन्फेशन दिया वो एडमिसेबल नहीं होता कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि टेररिज्म से रिलेटेड एक्ट है। अलाउड विद होल्डिंग विटनेस आइडेंटिटीज, ठीक है। अपील प्रोसेस वाज इंक्लूडेड। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 को रिपील कर दिया गया 2004 में, ये आप लोग को याद रखना है। एंटी टेररिज्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को। ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें बोला गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना वो अलाउ करता है डिटेनिंग इंडिविजुअल सस्पेक्टेड, मतलब कि कोई भी बंदा है अगर उनको लगे कि ये भारत की सोनिटी इंटीग्रिटी और या फिर पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर बंदे को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कोई चीज प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया हुआ है उसको, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है परमिट करता है किस चीज के लिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, स्टेट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी को भी बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन करना। इनिशियल डिटेंशन जो है वो मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है, जिसको बाद में घटा के 2 महीने कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, लेकिन आज तक ये फोर्स में नहीं आया। और इसको बढ़ाया जा सकता है 12 महीने तक, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड। इसमें बोल रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोगों को मालूम है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनको नॉमिनेट जो है ना राज्यसभा में वो खुद प्रेसिडेंट ही करते हैं। दूसरा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। एक्चुअली उल्टा बोल रहा है, जितनी ज्यादा जो ये नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेचर में, ये जितने ज्यादा हो गए उतनी ज्यादा सीट की इनकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है ना यहाँ पे ये 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग ली जाती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये हम लोगों को बेसिक के थ्रू मालूम था। लेकिन जो लास्ट की दो स्टेटमेंट है ना, आप लोग पढ़ने के बाद भी शायद ना बता पाओ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। अब आप लोग 50-50 में हो, ना तो सी आंसर है ना ही डी है। तो इस सिनेरियो में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, एज पर यूपीएससी आंसर इसका ए है। ओके, ये फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड गलत है। पर क्या एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो? लेट मी बी ऑनेस्ट, 50-50 में तो आप लोग आ जाओगे नॉलेज के बेसिस पे। अब 50-50 में हो सकता है आप लोग, लेट से आप लोग 30 क्वेश्चन में 50-50 में हो, उसमें से हो सकता है आपके 15 ठीक हो जाए, 15 गलत हो जाए, तो उसके बाद भी आप लोग 10 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव में रहोगे। तो जब भी 50-50 पे सिनेरियो हो ना, तो आप लोग को अटेम्प्ट कर लेना ही चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर मैंने इसको एग्जाम हॉल में कैसे ठीक किया था मैं बताता हूँ। जो ये एमएम लिखा हुआ है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सही बता रहा हूँ, जो मैंने लॉजिक लगाया था, मुझे लगा हो सकता है यूपीएससी ने यूनिट बदल दी हो, क्योंकि ना 2011 में ना एक क्वेश्चन पूछा था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से रिलेटेड। वहां पे ना यूपीएससी ने क्या कर दिया था, बेसिकली माइल्स का ना किलोमीटर कर दिया था, ठीक है। मतलब कि किलोमीटर का माइल्स कर दिया था, माइल्स का किलोमीटर कर दिया था, ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। तो मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा था कि ना यूपीएससी ना ये जो यूनिट है ना शायद ये बदल दे, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था क्या है क्या है क्या नहीं है, तो मैंने फर्स्ट एलिमिनेट किया था तो आंसर आ गया था। बट बाद में देखा यूनिट तो सेम थी, पर जो ये मेजरमेंट है ना, इस मेजरमेंट का फ्लैग नहीं होता। ओके, इस स्टैंडर्ड साइज का फ्लैग नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत है, पर इतना डिटेल में जान पाना ऑब्वियसली बात है काफी मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो रेशियो ऑफ लैंड टू हाइट ऑफ द फ्लैग होती है 3:2 होती है, ये हम लोग पढ़ते भी है बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज में,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर आपको ये मालूम है ना कि फर्स्ट गलत है तो इजी हो जाएगा। लेकिन आगे के लिए थोड़ा सा फ्लैग के बारे में जान लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 1906 में फर्स्ट नेशनल फ्लैग को, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, रेड, येलो और ग्रीन की, यानी कि जो पहला फ्लैग, नेशनल फ्लैग वो होता ना, उसमें येलो था, ठीक है, और रेड था। ये इसको होस्ट किया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट 1931 में जो ट्राई कलर फ्लैग है, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन के तौर पे गया, इसमें थोड़ा मॉडिफाई हुआ, और जो कराची में मीटिंग हुई थी कांग्रेस कमेटी की, वहां पे एक नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। 1921 में फ्रीडम फाइटर जो पिंगाली वेंकैया है, इन्होंने प्रपोज किया था एक बेसिक डिजाइन का, जिसमें रेड और ग्रीन बैंड थी, ठीक है। ये इन्होंने महात्मा गांधी जी को प्रपोज किया था, एक्चुअली ये टाइमलाइन पहले आई थी। 1947 में इंडियन फ्लैग टेक्स इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो आज की फॉर्म है ना, मतलब कि आदि जो आपका फ्लैग है, उस 1947 में 22 जुलाई को इस ये वाली एक्चुअल फॉर्म थी, ठीक है। ये एक आपका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कुछ ऑफेंसेस दे रहा है ये, कि फ्लैग एज ए ड्रेप्ड इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर एक्सेप्ट इन स्टेट फ्यूनरल, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, फ्लैग ड्रेप्ड ऑन बिल्डिंग व्हीकल, ये सारे इलीगल है। फ्लैग वोन बिलो वेस्ट, फ्लैग प्रिंटेड ऑन क्यूजन्स, हैंकी, नैपकिन्स, मतलब आपके जो रुमाल्स वगैरह होते हैं, एनी इंस्क्रिप्शन ऑन फ्लैग। तो इस तरह की सारी चीजें एक तरह से ऑफेंस में आता है। और ये ना हमारा ना फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, ठीक है, कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑल दैट। आप फंडामेंटल ड्यूटी वायलेट करो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको इस एक्ट के अंडर उठा लेगी अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लैग। जो सेफ्रॉन कलर है ना, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ और करेज। व्हाइट इंडिकेट करता है पीस एंड ट्रूथ, और ग्रीन इंडिकेट करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। चक्र, कितने चक्र है, 24 स्पोक्स है, ठीक है, नेवी ब्लू कलर में। ये डिपिक्ट करता है व्हील ऑफ द लो, जो कि हमारे सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका में भी डिपिक्ट की गई है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली दिखा रहा है लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन, मतलब कि चलते रहने में ही जिंदगी है, और स्टैग्नेशन का मतलब डेथ काइंड ऑफ, ऐसा उसमें शो कर रहा है, ठीक है। ये फैक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, कि मैडम भिखाजी कामा फर्स्ट पर्सन बनी थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को किसी विदेशी जमीन पे लहराया था। 22 अगस्त 1907 को, कहाँ पे, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, जो कि स्टुअर्ट जर्मनी में हेल्ड हुई थी। जो रेशियो होती है विड्थ टू लेंथ की, वो होती है 2:3, ये विड्थ टू लेंथ है, ठीक है। अब जो यूपीएससी ने पूछा था, वो पूछा था लेंथ टू हाइट, लेंथ टू हाइट यानी कि लेंथ टू विड्थ, ऑब्वियसली बात 3:2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एवरी ईयर, ऑब्वियस सी बात है, ये हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। पूरी तरह से फोर्स में नहीं आया था, पर कुछ प्रोविजंस फोर्स में आ गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि डी तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑन 26 जनवरी 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी। मुझे एक बात बताओ भाई, इस दिन जब हम लोगों ने, लॉजिकली सोचो, इस दिन जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया, तो तुम ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसी दिन बनाओगे जिस दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? आर यू गेटिंग इट गाइस? तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, जो आप बेसिक फैक्ट में ही पढ़ते हो। काफी इजी क्वेश्चन था ये, मैं इसको बोलूंगा काफी इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं करने चाहिए। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी को बिठाया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इन्हीं इसी कमेटी का काम था कि वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करे नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भारत के। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है होम गार्ड से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि होम गार्ड को रेज्ड किया जाता है अंडर होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि रोल दे रखा, होम गार्ड का रोल होता है कि ऑक्सिलरी फोर्सेस को सर्व करना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। काफी जनरल सी स्टेटमेंट है, ठीक है, हो सकता है टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी हो सकता है। मतलब तुम ये बोलोगे इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए कि नहीं, वो इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोकते, होमगार्ड इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोकता, ये तो काफी एब्सर्ड सी स्टेटमेंट होगी ना। थोड़ा नेगेटिव अगर स्टेटमेंट करके देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 2 और 3 तो पक्का ठीक है, यानी कि आंसर नन तो होगा नहीं, ना ही आंसर होगा वन, ओनली वन होगा। तो आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे गैस ले लेना चाहिए। अब ना थोड़ा सा ये देखो, ये बोल रहा है कि होमगार्ड को रेज किया गया है होमगार्ड एक्ट के अंडर और रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट हो, समझ लो, मतलब पहली स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पर यूपीएससी इसको ना थोड़ा सा ना एग्जेगरेट कर रहा है, मतलब कि इसको खींच रहा स्टेटमेंट को एंड लगा के, एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अगर आप लोगों को जनरली ऐसा भी देखा गया कि जब 3 स्टेटमेंट हो ना, तो जनरली 2 ठीक होते हैं, ठीक है। तो आप इसको गलत करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद बी ओनली।
नाउ होम गार्ड को जनरली रेज किया जाता है स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इनको रिक्रूट किया जाता है अमंग्स ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब कि जिनके पास कुछ स्पेयर टाइम होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। और ये थोड़ा रोल दे रखा है, ये याद करने की जरूरत है, बस एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जनरली रोल वगैरह जो होते हैं ना तो हम लॉजिकली गैस भी कर सकते हैं एग्जाम में। और ये थर्ड स्टेटमेंट है कि होम गार्ड जो दो तरह के होते हैं, रूरल और अर्बन। बॉर्डर स्टेट में बॉर्डर विंग होम गार्ड, 15 बॉर्डर, ये थोड़ी बहुत बटालियन वगैरह दे रखी है, ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट रीड देम वंस। आई होप गाइस दिस इज क्लियर नाउ। हमारी यहाँ पे पॉलिटी खत्म हो गई, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। एंड प्लीज आप लोग ना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यूपीएससी जंक्शन को एक क्या नाम है ज्वाइन कर लेना, और यूपीएससी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय।